प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। हमारे सामने ये जो ढेर लगा है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पिछले सालों के पेपर्स हैं। अब ऊपर से तो ये सिर्फ सवालों का एक जंजाल लगता है, लेकिन आज हम इसके अंदर छिपे हुए पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये पैटर्न उतना भी छिपा हुआ नहीं है जितना लगता है। जब आप इन सभी पेपर्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल साफ है। इन पेपर्स की एक एक परत हटाकर हिंदी साहित्य के उन लेखकों और रचनाओं को बाहर निकालना जिन्हें परीक्षक मतलब बार बार पूछते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ ही नाम क्यों हर साल दोहराए जाते हैं। हाँ, और ये महज सवाल नहीं है, ये एक तरह से संकेत हैं, परीक्षक के दिमाग में झांकने का एक तरीका। अगर उम्मीदवार इन संकेतों को पढ़ना सीख जाएं, तो समझिए आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत जो मुझे दिखा वो एक नाम है जो लगभग हर पेपर में किसी न किसी रूप में है, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद तो अनिवार्य हैं। एक पेपर में तो सीधा सवाल था कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। जाहिर है जवाब मुंशी प्रेमचंद था। ये दिखाता है कि सिर्फ रचनाएं ही नहीं, लेखकों को जो उपाधियां दी गई हैं वो भी कितनी जरूरी हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उपाधियां एक तरह का शॉर्टकट होती हैं परीक्षक के लिए। और फिर उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना गोदान, उस पर भी सवाल मिला। गोदान को तो मतलब हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। वो भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी का एक दस्तावेज है। मुझे याद है स्कूल में पढ़ते हुए गोदान ने मन पर बहुत गहरा असर डाला था। ऐसा लगता था जैसे ये होरी और धनिया की नहीं, बल्कि हमारे आसपास के किसी भी गांव की कहानी हो। यही तो महान साहित्य की पहचान है। और देखिए, परीक्षक इससे भी एक कदम आगे जाता है। एक और पेपर में प्रेमचंद के असली नाम के बारे में पूछा गया। असली नाम? हाँ, जो धनपतराय था। ये सवाल बताता है कि परीक्षक सिर्फ सतही ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, वो ये भी जानना चाहता है कि आप लेखक को एक व्यक्ति के तौर पर कितना जानते हैं। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी स्रोतों में दी गई है। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अच्छा, एक ही लेखक के 3 नाम, धनपत राय, नवाब राय और फिर प्रेमचंद। ये तो अपने आप में एक सवाल बन सकता है। बिल्कुल। और एक और गहरा तथ्य है, उनकी एक कहानी संग्रह थी सोजे वतन। उसमें देशभक्ति की कहानियां थी, तो अंग्रेजी सरकार ने उसे विद्रोही मानकर जब्त कर लिया था और उसकी सारी प्रतियां जलवा दी थी। ओह, मतलब साहित्य में इतनी ताकत। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये उस दौर के समाज और राजनीति को भी दिखाता है। इस तरह के सवाल उम्मीदवार की गहरी समझ को परखते हैं। तो प्रेमचंद का मतलब सिर्फ गोदान रटना नहीं है। खैर, एक और लेखक हैं जिनकी रचनाओं ने लोगों के दिलों में सीधी जगह बनाई, पर अंदाज बिल्कुल अलग था। हरिवंश राय बच्चन। उनकी मधुशाला पर भी सीधा सवाल मिला है। हाँ, मधुशाला तो एक ऐसी रचना है जो कविता के मंचों से लेकर दोस्तों की महफिलों तक गूंजती है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि परीक्षक सिर्फ मधुशाला पर नहीं रुका, उनकी दूसरी रचनाओं का भी जिक्र है, जैसे मधुकलश, निशा निमंत्रण और मिलन यामिनी। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। मधुशाला, मधुकलश, मधु शब्द कॉमन है। सही पकड़ा आपने। और यहीं से उम्मीदवारों के लिए एक ट्रिक निकलती है। जानकारी को याद रखने के लिए उसे समूहों में बांट लें। जैसे बच्चन का मधु क्लस्टर बना लें, जिसमें मधुशाला और मधुकलश एक साथ हों। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। परीक्षा के तनाव में जब दिमाग पर जोर पड़ता है, तो इस तरह के कनेक्शंस या क्लस्टर्स जानकारी को याद लाने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 बड़े स्तंभों की बात की, प्रेमचंद और बच्चन। लेकिन इन पेपर्स में कुछ ऐसे नाम भी दिखे जो उतने क्लासिक नहीं हैं, पर शायद बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इशारा है पुरस्कार विजेताओं की तरफ। अरुंधति रॉय पर एक सवाल था। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। सवाल था उनकी किताब मामूली चीजों का देवता, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। और स्रोत में ये भी साफ बताया है कि इस उपन्यास के लिए उन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, तो फिर हिंदी साहित्य के सेक्शन में इसका सवाल क्यों? ये तो एक तरह की गूगली हो गई। बिल्कुल, और यही वो इंसाइट है जो एक गंभीर उम्मीदवार को दूसरों से अलग करती है। परीक्षा का दायरा असल में हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, ये भारतीय साहित्य है। परीक्षक ये देखना चाहता है कि आप भारत के साहित्यिक परिदृश्य को लेकर कितने जागरूक हैं, चाहे लेखक किसी भी भाषा में लिख रहा हो। मतलब हमें अपनी नजरें ज्ञान पीठ
साहित्य अकेडमी और बुकर जैसे पुरस्कारों पर गड़ाए रखनी होंगी। निश्चित रूप से। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण स्रोतों में है अमिताव घोष। वो भी अंग्रेजी भाषा के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम पर सवाल था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। जी, तो जिस किसी भी लेखक को यह पुरस्कार मिला हो, उसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। तो आधुनिक लेखकों के लिए सीक्रेट कोड है अवार्ड विनर्स। अगर किसी भारतीय लेखक ने कोई बड़ा पुरस्कार जीता है तो वो परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा है। ये तो तैयारी को काफी दिशा देता है। बिल्कुल, ये स्मार्ट तैयारी का हिस्सा है। आपको हजारों किताबें नहीं पढ़नी हैं। ये बहुत साफ हो गया। अभी तक हमने उपन्यासों की ही बात की है ज्यादातर, पर साहित्य का मतलब सिर्फ उपन्यास तो नहीं है। मुझे एक सवाल मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर भी दिखा। हाँ, और ये हमें अगले पैटर्न यू ले जाता है, विधाओं में विविधता। परीक्षक सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि कहानी, आत्मकथा, कविता सबसे सवाल पूछता है। मलबे का मालिक भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। और आत्मकथा का भी एक उदाहरण था भगवान दास की मैं भंगी हूँ। ये नाम मैंने पहले नहीं सुना था। शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। स्रोत के अनुसार इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। पहली दलित आत्मकथा? हाँ, और जब भी कोई रचना अपनी विधा में पहली होती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं रहती, वो एक सामाजिक दस्तावेज बन जाती है। तो ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कहानी के पीछे की कहानी भी है। पहली दलित आत्मकथा होना ही इसे एक संभावित प्रश्न बना देता है। ये सब तो 20वीं सदी के लेखक हैं। क्या इतने पुराने कवियों से भी सवाल आते हैं या परीक्षक सिर्फ आधुनिक काल पर ही ध्यान देते हैं? यह एक बहुत आम गलतफहमी है। कई उम्मीदवार यही गलती करते हैं। लेकिन स्रोत साफ दिखाते हैं कि परीक्षा की जड़ें बहुत गहरी हैं। महाकवि कालिदास की रचना कुमार संभवम पर प्रश्न पूछा गया है। कालिदास मतलब संस्कृत साहित्य तक भी पहुंचना होगा। बिल्कुल, और इसके अलावा हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति पर भी सवाल है, जो संस्कृत में लिखी गई थी। और फिर प्राचीन काल से आधुनिक काल के बीच एक और महत्वपूर्ण कड़ी है मध्यकाल, और वहां से एक नाम उभर कर आता है जिन्हें कोई नहीं भूल सकता, अमीर खुसरो। हाँ, उनकी कविता छाप तिलक सब छीने की भाषा के बारे में पूछा गया था। जवाब था ब्रजभाषा। सही, और यूपी की परीक्षा के लिए तो वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत बताते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा, जो अब कासगंज जिला है, के पटियाली गांव में हुआ था। अरे, ये तो लोकल कनेक्शन वाला सवाल हो गया। मतलब ये सिर्फ हिंदी साहित्य का नहीं बल्कि यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान का भी हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ी ट्रिक है पकड़ने वाली। एकदम सही पकड़ा। यही वो कनेक्शन है जो उम्मीदवारों को बनाना सीखना है। जब कोई लेखक या कवि आपके प्रदेश से जुड़ा हो तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और खुसरो का योगदान तो और भी बड़ा है। उन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। खड़ी बोली यानी आज की हिंदी की नींव? बिल्कुल। ये सारे तथ्य मिलकर उन्हें एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट बना देते हैं, जिनसे सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने इन पेपर से कई सारे राज खोले हैं। दिग्गजों की बात की, पुरस्कार विजेताओं का सीक्रेट कोड समझा, अलग अलग विधाओं को देखा और यूपी के लोकल कनेक्शन को भी पहचाना। अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर एक रणनीति बनाना चाहें तो वो क्या होगी? इन सभी बातों को हम 4 मुख्य सूत्रों में बांध सकते हैं। पहला सूत्र, दिग्गजों को साधो। मुंशी प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन, इनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। ये आपके बेस मार्क्स हैं। ये तो नींव हो गई। इसके बाद इमारत कैसे खड़ी होगी? इमारत खड़ी होगी दूसरे सूत्र से। पुरस्कारों पर नजर रखो। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और बुकर पुरस्कार विजेताओं की एक लिस्ट बनाइए, खासकर पिछले 10-15 सालों की। ठीक है, दिग्गज हो गए, पुरस्कार विजेता हो गए। अब तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है विधाओं में विविधता अपनाओ। ये मानकर मत चलिए कि सवाल सिर्फ उपन्यास से आएगा। कहानी, आत्मकथा, हर विधा की कम से कम 1-2 सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके लेखकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आखिरी और चौथा सूत्र, जो शायद यूपी के उम्मीदवारों के लिए सबसे खास है। हाँ, चौथा सूत्र है अपनी जड़ों को जानो। कालिदास जैसे प्राचीन कवियों से लेकर अमीर खुसरो जैसे मध्यकालीन कवियों तक जो उत्तर प्रदेश से सीधा संबंध रखते हैं, उन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यह आपका होम एडवांटेज है।
ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और कारगर रणनीति लग रही है। लेकिन इतनी सारी जानकारी को परीक्षा के दिन तक याद रखना भी एक चुनौती है। आपने वो क्लस्टर बनाने का एक तरीका बताया था, क्या उसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक तकनीक है। हमारा दिमाग अकेली सूचनाओं के बजाय जुड़ी हुई सूचनाओं को बेहतर याद रखता है। तो आप लेखक क्लस्टर बनाइए। जैसे एक पन्ने पर बीच में प्रेमचंद लिखिए और उससे शाखाएं निकालिए। जैसे माइंड मैप की तरह। बिल्कुल। एक शाखा पर उपन्यास सम्राट, दूसरी पर गोदान गबन कर्मभूमि, तीसरी पर असली नाम धनपत राय, चौथी पर उर्दू नाम नवाब राय और पांचवी पर जब्त किताब सोज़े वतन। अब प्रेमचंद से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के ये पेपर उतने भी बेतरतीब नहीं है जितना लगते हैं। इनमें एक तर्क है, एक पैटर्न है, और अगर उम्मीदवार इस पैटर्न को समझकर तैयारी करें तो हिंदी साहित्य का ये सेक्शन स्कोरिंग भी हो सकता है और दिलचस्प भी। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत का खेल है। और इसी स्मार्ट सोच को आगे बढ़ाने के लिए अंत में एक विचार। हमने आज उन लेखकों की बात की जिनके बारे में पूछा गया है, लेकिन क्या हमने उस भाषा के बारे में सोचा जिसमें वे लिख रहे थे, और वो भाषा समय के साथ कैसे बदली? स्रोत में हमें संस्कृत मिली, ब्रजभाषा मिली और आधुनिक खड़ी बोली भी मिली। ये सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भाषा का विकास कैसे हुआ, और उस विकास ने कालिदास से लेकर खुसरो और खुसरो से लेकर प्रेमचंद तक के साहित्य को कैसे आकार दिया।